CNBC आवाज। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। दुनिया भर में इस समय सबसे बड़ी चिंता अगर है तो वो है महंगाई की और खासकर फूड इन्फ्लेशन की। आने वाले समय में फूड प्रोड्यूस कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सबसे ज्यादा मंथन और मंथन से ज्यादा एक्शन की जरूरत है। और शायद ये समय है इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए अब एग्री टेक में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी बढ़ सकती है। अब भारत की ही बात करें तो आज देश में एग्री टेक के 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो भारत में खेती को और प्रोडक्टिव बनाने में जोर दे रहे हैं। इन्हीं पर आज आवाज एंटरप्रेन्योर का फोकस है। आवाज एंटरप्रेन्योर की आप कह सकते हैं स्पॉटलाइट है। मेरे साथ है फसल के फाउंडर शैलेंद्र तिवारी, एगनेक्स्ट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड सीईओ तरनजीत सिंह भामरा और बी नेक्स्ट के वेंचर पार्टनर एंड लीड स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव्स चिन्मय सक्सेना। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। इस समय क्योंकि हम कई सारी हेडलाइंस पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, फूड इन्फ्लेशन को लेकर ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, स्पेशली यूक्रेन और रशिया के बीच जब से जंग छिड़ी, हम सब जानते हैं कि गेहूं यानी कि व्हीट के भाव कहां पर पहुंच गए और ज्यादातर इकोनॉमीज फिर अपने जनता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रही हैं, एक्शन ले रही हैं। तो सवाल यहीं पर हम ये उठा रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है इस तरह की परिस्थितियों से और भी अग्रेसिवली जूझने के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए। तो एगनेक्स्ट और फसल दोनों इस सेक्टर में काफी अग्रसर हैं। चर्चा की शुरुआत में अगर आप दोनों ही समझा सके एग्जैक्टली आप लोग टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को कैसे जोड़ रहे हैं और किस तरह से अपनी कंपनी को आपने फॉर्म किया, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। शुरुआत शैलेंद्र मैं आपके साथ करूंगी। फसल एग्जैक्टली करती क्या है? Thank you Harshada for getting फसल here. फसल और कुछ नहीं, बस वो भाषा है जिससे किसान अपनी क्रॉप से और क्रॉप किसान से बात करता है। और इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि जो भी डिसीजंस जो गेस वर्क में जा रहे हैं कि पानी कब डालना है, फर्टिलाइजर कब क्यों डालना है, कौन सा रोग हो रहा है, कौन सा पेस्ट हो रहा है, क्लाइमेट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो बहुत ही क्रिस्प कॉन्वर्सेशन है किसान और फसल के बीच में। 2018 में हमने इस कंपनी को स्थापित किया। डेवलपिंग समथिंग लाइक दिस वाज वेरी वेरी हार्ड हर्षदा। इट टुक अस 3.5 years टू बिल्ड अ टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि फार्म लेवल, क्योंकि हर फार्म अलग है, वहां किसी की सॉइल अलग है, किसी की सीड अलग है, किसी का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। फार्म लेवल क्रॉप स्पेसिफिक। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो साल भर का है तो वो बिल्कुल अलग बिहेव करता है, जब 15 साल का होता है तो बिल्कुल। तो क्रॉप स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्टेज स्पेसिफिक, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कि किसान को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उनको पता चले कि भाई क्या करेंगे, वो रोज के रोज वो क्या डिसीजंस हैं। जी हाँ, तो अगर हम लेंगे तो सही आउटकम आएगा, इसकी अश्योरेंस है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं ये समझूं कि किसानों को क्या कब डिसीजन लेना है, उसमें फसल मदद करता है। अब बारी तरन आपकी, एगनेक्स्ट एग्जैक्टली किस तरह से मदद कर रहा है किसानों को? क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है आप प्री मॉनसून, पोस्ट मॉनसून, किस तरह का हार्वेस्ट है, क्या होगा, इस तरह का डेटा भी निकालते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्टली आपकी क्या रोल होता है, आपकी कंपनी की क्या भूमिका है जब आप किसानों से बातचीत करते हैं? एगनेक्स्ट 2016 में हमने फॉर्म करी, जिसका की मुद्दा जो था वो ये था कि अगर हम एक आउटपुट एग्रीकल्चर की मापने जाएं तो वो क्या, किसी भी एग्रीकल्चर की आउटपुट उसकी क्वांटिटी है और उसकी क्वालिटी है। इसमें किसान की जो गुणवत्ता है उसकी मेजरिंग कौन करता है? वो रह जाती है किसी के हाथों में, किसी की आंखों में, किसी के जस्ट एक कहने पे कि हाँ ये अच्छा है और मैं इसका इतना प्राइस दूंगा। क्या चीज वो डिजिटाइज हो सकती है जिससे कि आप अगर ये स्पाइस खरीद रहे हैं, जैसे आप करक्यूमिन हाई वाली टर्मरिक खरीद रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे इसका इतना प्राइस देना है। जी हाँ। अगर मैं पल्सेस खरीद रहा हूँ, अभी हम पूरे इंडिया में कुछ अराउंड 2000 लोकेशंस पे हैं,
और इंटरनेशनली अराउंड 500 लोकेशंस में है। हमें पूरे इंडिया का एक मैप पता है कि कहाँ पे कौन सी क्वालिटी आ रही है और कहाँ से क्या क्वालिटी खरीदी जानी चाहिए। तो आप इसको एक इस तरह से दे सकते हैं कि किसान के लिए पोस्ट हार्वेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें कि उसको पता रहे कि मैं किस क्वालिटी पे क्या बेच सकता हूँ, ये एक जो बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि डिसीजन मेकिंग का 50% इज अबाउट क्वालिटी। करेक्ट। What Shailendra is solving is quantity, right? So आप इन दोनों को अगर जोड़ लें तो एक तरफ क्वांटिटी का डिसीजन मेकिंग है, एक तरफ क्वालिटी का डिसीजन मेकिंग है। इन टर्म्स ऑफ द बायर एड्रेसिंग दैट, मतलब व्हाट शुड आई बाय एंड एट व्हाट प्राइस। जब ये बंध जाता है और ये डिजिटाइज हो जाता है तो पूरे ट्रेड में ट्रस्ट आ जाता है। जी हाँ। और ट्रस्ट इज नथिंग बट प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अब इस क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं जो आपको बैक कर रहे हैं। चिन्मय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, पोटेंशियल अच्छा खासा है और जैसे शैलेंद्र ने चर्चा की शुरुआत में कहा, ये सदियों पुरानी ये प्रथा है कि देखिए खाने के लिए हमें उपज की जरूरत होती है और उसी को अव्वल दर्जे का रखना है। अब इसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट क्या दिखाई दिया जब आपने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया, एंड स्पेशली एट अ टाइम लाइक दिस जहां पर दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, इन कंपनियों की अहमियत कितनी और बढ़ जाती है? जैसे कि शैलेंद्र ने भी कहा था कि इतनी पुरानी परंपरा है हमारी भारतीय एग्रीकल्चर की, उसमें आज तक ये विकास की पॉसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी, तकनीकी सुधारों की पॉसिबिलिटी नहीं थी। और आज की डेट में हम भारत में एक ऐसे क्षण में जी रहे हैं जब बहुत सारी चीजें एकदम सही जगह से एक पजल की तरह बैठ रही हैं, वो पीसेस जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और इससे फार्मर्स का फायदा है, इससे कंज्यूमर्स का फायदा है, इससे स्टार्टअप्स का फायदा है, इससे सरकार का फायदा है, और इससे जो आपने जो टॉपिक रेज किया कि खाद्य सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है सबके लिए, उसका सबसे बड़ा फायदा है। जैसे हम क्लाइमेट रिस्क की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हाँ। तो ये एक बैकड्रॉप है जिसके अगेंस्ट हमें एज एन इन्वेस्टर लगता है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और सेकेंड लेवल पे अगर मैं जाऊं, इसके दूसरी तह अगर इसको खोलें, तो इसमें अपॉर्चुनिटी हर जगह है। जैसे शैलेंद्र कर रहे हैं, जैसे तरन ने बात करी, ऐसे हम सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि एग्री में क्या क्या काम हो रहा है, कृषि में क्या क्या काम हो रहा है। तो जैसे अगर मैं फसल का एग्जांपल लूं तो बोले कि ये फार्मर प्लेटफॉर्म है जो किसानों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर करने की, सही तरीके के टाइम पे सही चीज कर सकने की, प्री प्रोडक्शन फेज में भी और प्रोडक्शन फेज के दौरान भी। एग्निक्स की बात करें तो वो पोस्ट हार्वेस्ट और पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फोकस करते हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी जो निकल के आई है और कोविड के दौरान जो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रोथ थी, ये फार्मर टू कंज्यूमर जो जर्नी है, इसमें कितना बदलाव आया है, एकदम मोमेंटम आया है, डिमांड बढ़ी है, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है पूरे कृषि उद्योग में, तो फार्मर के लिए एग्री फाइनेंस और एफिलिएटेड सर्विसेज के लिए एग्री फाइनेंस की इंडस्ट्री में अगेन एक उछाल आया है। और ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से है। देयर इज यूपीआई का मोमेंटम है जो सरकार ने बहुत इनेबल किया, डिजिटाइजेशन का मोमेंटम है, जियो का मोमेंटम है, क्योंकि जो आज के हमारे किसान हैं और उनके जो बच्चे हैं जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए एकदम उत्सुक हैं और एकदम एक्साइटेड है, जो मैं बोल सकता हूँ, जो हमें दिखता है एज अ इन्वेस्टर। मैं इनफैक्ट इसी पॉइंट को रेज करना चाह रही थी कि हम लोग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में बैठे बैठे कुछ इमेजिन करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल XYZ को सॉल्व करने में लिया जा सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं और जिनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं? शैलेंद्र, आपका एक्सपीरियंस क्या है जब आप फार्मर से बात करते हैं और इतने सारे डेटा पॉइंट्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मर्स इसको लेकर कितने ओपन हैं, उन्होंने कैसे इसे अडेप्ट किया है, या फिर अभी भी वो स्ट्रगल है? इस वक्त फसल 50,000 प्लस एकड़ पे किसान फसल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3,000 से ज्यादा मशीनें हमने फार्म जो क्लस्टर्स हैं उनमें बिठा रखी है। ओके। और इंडियन एग्रीकल्चर जहां पे 1980 में था हर्षदा, वहां से बिल्कुल अलग। पीछे के 5 साल में बहुत ज्यादा बदला है। चिन्मय ने बात करी जियो के बारे में। जी हाँ। एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थी हर्षदा, वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो रही है धीरे धीरे। मोबाइल फोन, फ्री डेटा,
चीप डेटा ने लोगों को ये समझाया है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं। केस स्टडीज को नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रेप्लिकेट किया जा सकता है, और वो रेप्लिकेशन हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। ओके, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हर उम्र, हर मोड़ पर पाइए सबसे बेहतर सुरक्षा स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, सदैव आपकी सेवा में। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। पापा जल्दी करो, ब्लड टेस्ट करवाने जाना है। हम सुबह 5 बजे भी घर पहुंच जाएंगे, रिपोर्ट भी घर भिजवाएंगे। फिर भी आप पापा को टेस्ट के लिए बाहर ले जाओगे? सॉरी, किसी ने बताया नहीं। फार्मेसी ऐप सब कुछ बताएगा। तो अब घर बैठे बैठे लैब टेस्ट कराओ, सेम डे रिपोर्ट्स और बड़े डिस्काउंट्स पाओ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारा फोकस है भारत की एग्री टेक सेक्टर पर। मेरे साथ हैं फसल के को-फाउंडर शैलेंद्र तिवारी, एग्नेक्स टेक्नोलॉजीज के फाउंडर सीईओ तरनजीत सिंह और साथ ही साथ इस सेक्टर में बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी बी नेक्स्ट के वेंचर पार्टनर चिन्मय सक्सेना। तरन, जब आप लोग इनफैक्ट पोस्ट हार्वेस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कितने आपने इनफैक्ट लोगों को अपने साथ जोड़ा, अगर उसका अंदाजा दे सके, एंड वेयर नेक्स्ट फ्रॉम हियर? Obviously data is a very strong game and once आपने our technology of AgNext sits at every transaction, जहां खरीदारी और बिक्री हो रही है, हमारी वहां पे टेक्नोलॉजी इज डिजायर्ड नाउ, राइट? तो उससे होता क्या है कि हमें लिटरली एक पूरा डेटा पॉइंट है अबाउट द होल क्वालिटी मैप ऑफ इंडिया जी। तो कहाँ पे क्या क्वालिटी हो रही है, कहाँ पे गुणवत्ता प्रॉपर है, कहाँ पे नहीं है, और गुणवत्ता अगर प्रॉपर नहीं है तो उसके रीजंस क्या हैं। दैट कैन बी गिवन टू फार्मर्स कि आपके ऑयल कंटेंट अगर मस्टर्ड में नहीं आ रहा है तो आपको कैसे इंक्रीज करना है, या करक्यूमिन नहीं आ रहा है टर्मरिक में तो आपको क्या करना है। सो ये एक सीधा डेटा पॉइंट है विच कैन बी यूज्ड बाय farmers as well as farmer groups to increase the overall production quality of India. Okay. If you see one of the reasons जो देश का है, भारत का हमारे, कि मतलब एक्सपोर्ट मार्केट तो बहुत बड़ा है बट द क्वालिटी मैप में ओवरऑल इंडिया needs to improve considerably. और उसका रीजन भी यही है कि मतलब जो हमारी टोटल फूड माइल्स हैं वो बहुत कम है, मतलब वो उगाई इसलिए जाते हैं कि बस लोकल कहीं पे बिक जाए, जबकि अगर क्वालिटी पे नियंत्रण करते हैं और मेक इट ग्लोबल लेवल्स, देन दैट्स वेयर द रियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल स्टार्ट. सो दैट्स वेयर आई लुक एज AgNext सॉल्विंग द सेकंड प्रॉब्लम यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ डेटा. अब जो मेन आपने पूछा कि कितने कौन सी जगह पे हमारी एप्लीकेशंस हैं, सो फॉर एग्जांपल वी पूरी पल्सेस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 50 to 60% इंडस्ट्री वी नो इन डिटेल अबाउट what is being bought. Wheat, we know entirely almost 20% of the market in detail कि कहाँ पे क्या चीज उग रही है और कहाँ पे उसकी डिमांड है. So the best part is when you get into this, जितनी inefficiencies है मार्केट में आप उसको रिमूव करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा शाहजहांपुर का व्हीट है और उसमें ग्लूटेन ज्यादा है तो मैं सीधे मिलर्स को ना बेच के वो बेकरी को बेचूंगा. Okay. रादर देन मैं जाके ट्रेडर्स खरीदेंगे एक जगह पे महाराष्ट्र में, फिर सोचेंगे कि बैंगलोर की मिलर्स को बेचूं या हैदराबाद की बेकरी को बेचूं. So this is why you are not able to build efficiencies in the country because you don't know what is to be bought from where. Okay. It is ये केवल कुछ लोगों के पास ही है जो ट्रेड में हैं और बैठे हैं और उसकी एफिशिएंसी बना के अपने बिजनेसेस को मतलब प्रॉफिटेबल बना रहे हैं. अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आप दोनों से थोड़ी सी भविष्यवाणी चाहती हूँ, क्योंकि आप
जमीन पर क्या उग रहा है, किस क्वालिटी का उग रहा है, उसका कितना माल मार्केट में आएगा वो समझते हैं। ये जो हमारे सर पर महंगाई के आंकड़े मंडरा रहे हैं, कच्चा तेल तो छोड़ दीजिए, वो हमारे हाथ में है नहीं, वो सप्लाई पर डिपेंड करेगा। ये फूड इन्फ्लेशन कब तक आपको लग रहा है नियंत्रण में आएगा? तरन, कोई ऐसा डेटा आपके हाथ में है क्या? अब हम 7% के इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े पर खड़े हैं। हाउ सून डू यू सी इट अबेटिंग? 3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा समय लगेगा? कुछ डेटा इंडिकेट कर रहा है क्या आपको? आई थिंक अगर मैं केवल जैसे ग्रेन्स की बात करूं तो 100 मिलियन टन ग्रोथ है, जिसमें से 30% रह जाता है, 70% मार्केट में आता है। और 70% इस बार हमारी प्रोडक्शन भी उसमें कम ही हुई है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ऑफ हीट ऑल ओवर इंडिया एंड ड्यू टू द ऑल दिस डिमांड जो यूक्रेन रशिया की वजह से हुई है, तो एक प्रोपेंसिटी आ चुकी थी सब में कि इसको बस एक्सपोर्ट करो। सो थैंकफुली द गवर्नमेंट हैज स्टॉप दैट, सो दैट इज गुड। सो ये सब अब इंटरनलाइज होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि 3 से 4% का सप्लाई डिमांड गैप अभी भी बना हुआ है। सो मुझे जितना लगता है कि फॉर अस टू मूव टू द राइट वैल्यू, इट विल still take around few months, or at least one full cycle of kharif to grow over. Okay. And then kind of move to this very very smooth in cycles. अभी क्या है कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ पे कांडला में कितनी ट्रकें हमारी ऐसी पड़ी हुई हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट के लिए आई थी और रुक गई। अब उनकी बिक्री कहाँ हो रही है, वो कहाँ पे जा रही है, ये पूरा स्मूदन आउट होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। Okay. तो I think what the government needs to do is to ensure that all these instances इनकी predictability better की जाए, और production के लिए we need to incentivize more and more for the farmers to produce in India. जो मुझे अभी लग रहा है कि overall the pattern for the next 2-3 decades is declining. Right. That's the macroeconomic, I would say, fear that I have for the country. Although we are saying that the grains month on month या year on year बढ़ रही हैं, but I believe that the overall condition is not right. The policies are not right for the right production as well as market linkages to happen in India. I get your point on that. और उस पर शायद सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी एग्री स्टैक के जरिए। Will it really help, चिन्मय? आपकी क्या समझ है? क्योंकि ये इंडिया स्टैक, एग्री स्टैक, दीज आर वेरी बिग टर्म्स, बट इवेंचुअली उसका कब तक इम्पैक्ट आता है और कितना इम्पैक्ट आता है इज येट टू बी सीन। राइट। मैं एक्चुअली तरन से सहमत हूँ इस बात में कि कुछ लैग तो रहेगा। एक्चुअली इतने टाइम की फ्रैगमेंटेशन है सिस्टम में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जिसको हटाने में धीरे धीरे मूवमेंट होगी। आई थिंक जो एग्री स्टैक की आप बात कर रही हैं, उससे अगर हम कुछ इंडिकेशंस लें, जैसे डेटा की जो अवेलेबिलिटी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके, वो पूरी मार्केट लिंकेज बना सकें और वापस वो लूप एक परफेक्ट नेटवर्क इफेक्ट में काम कर सके, ये बहुत जरूरी है और सरकार इसमें बहुत कुछ रोल प्ले कर सकती है हमारे अनुसार भी। और मैं एक एग्जांपल लूंगा, हमारी पोर्टफोलियो में एक कंपनी है क्रॉपिन के नाम से, और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सहयोग दिया। आपको जैसे पता है कि जैसे एस्टिमेशन की क्या उगने वाला है देश में और कितनी उसकी प्रोडक्शन होने वाली है, क्या क्वालिटी थोड़ी बहुत है या किस तरह की ग्रोथ पैटर्न्स हैं, उस पे आपका ऑप्टिमाइज करना और डेटा, रेलेवेंट डेटा ग्राउंड से होना बहुत जरूरी है। तो जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि पहले बहुत मैनुअल इंटेंसिव थे, उसमें क्रॉपिन ने सपोर्ट करके गवर्नमेंट के साथ लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत के साथ काम मिलके वो डेटा निकालने का, एग्रीगेट करने का एक काम शुरू किया, जिससे क्रॉप इंश्योरेंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई और इसमें सिस्टमिक इंप्रूवमेंट आई। तो मतलब ये कि अगर किसान को तकलीफ होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके हिसाब से उस हिस्से में क्या हो रहा है वो एक्स्ट्रापोलेट करके वो डेटा सरकार के पास जाता है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस प्लेयर्स के पास जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जिससे ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट जैसे तरन ने कहा, ये चीजें हैं जो धीरे धीरे चेंज होंगी, थोड़ा सा इनका रिजल्ट बाद में आएगा। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा जो कि थोड़ा हटके है, लाइफ स्टॉक रिलेटेड है। देयर इज कंपनी जो हमारी कंपनी पोर्टफोलियो कंपनी एनिमॉल के नाम से, जिन्होंने
पशु की खरीद फरोख्त को लेके डिजिटाइज करने की एक अपॉर्चुनिटी पता करी। जी तो हाँ। आज की डेट में आंकड़ों के अनुसार लगभग 98 लाख जो डेयरी फार्मर्स हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 20 लाख पशु गाय भैंस मिला के उसमें लिस्टेड है प्लेटफॉर्म में, और 10 लाख की ट्रेडिंग हो चुकी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। तो ये जब सिस्टम रोटेट करना शुरू करता है, नेचुरली सिस्टम में पूरी तरह कल्मिनेट होने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट होना जरूर है, ये बात पक्की है। थोड़ी सी समय की कमी है, तो शैलेंद्र मैं आपसे इजाजत लेने से पहले पूछना चाहूंगी, फसल का अगला फुटप्रिंट कितना और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा? स्केल बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे तरन ने भी कहा हर्षदा की, आप अगर इंडियन एग्रीकल्चर को देखें तो बाय वेरियस एस्टिमेट्स इट इज 120 मिलियन प्लस हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड। जी हाँ। एंड इट इज एन इक्वली कॉन्व्यूलेंट सप्लाई चेन, वैल्यू चेन व्हेन यू गो बियॉन्ड प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन की हम अभी बात कर रहे थे। इन्फ्लेशन इज जस्ट नॉट अबाउट प्रोडक्शन, इट इज अबाउट स्टोरेज, इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। और बहुत सारे लोग अभी भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का बेनिफिट लेके दे आर क्रिएटिंग प्रॉफिट्स व्हिच इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री। तो अगर मैं फसल की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम 50,000 एकड़ पे ऑलरेडी हैं। आगे के 15 से 18 महीनों के बीच में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको 500,000 एकड़ की तरफ लेके जाएं। दूसरी बात जो है, जैसे तरन ने कहा मार्केट लिंकेजेस के बारे में, हमारा जो फोकस था हर्षदा वो ये था कि अगर प्रोडक्शन साइड फिक्स नहीं होगी तो बाकी चीजों में वो रिपल इफेक्ट जो दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। जैसे तरन ने बोला कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट इज अ क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी। और 4-5 साल इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद मैंने ये अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि भारत की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पोटेंशियल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ा। वाओ। इट कैन बी फार बिगर एंड वी हैव डन एनालिसिस हर्षदा टू कंक्लूड दैट अगर भारत सही से प्रोडक्शन कर पाएगा तो हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। तो कोशिश इसी तरफ है हर्षदा कि एक तरफ प्रोडक्शन फिक्स करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बनाए, मार्केट लिंकेजेस कर रहे हैं हम डायरेक्ट टू फार्मर। हमारे पोमोग्रेनेट के फार्मर्स हैं, ग्रेप के फार्मर्स हैं, चिली, कैप्सिकम, टमेटो के फार्मर्स हैं, उनका अच्छा प्रोड्यूस सही मार्केट में सही टाइम तक पहुंचाएंगे। तो ये कोशिश रहेगी आगे के 15 से 18 महीने में। साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग यू मे बी बिल्डिंग इन इंडिया, लेकिन आप पूरी दुनिया को सर्विस कर सकते हैं और खासतौर से उन इकोनॉमीज को सर्विस कर सकते हैं जो भारत की तरह ही हैं या फिर भारत से सिमिलर हैं। इस चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अच्छा लगा आप तीनों से बातचीत करके। और मैं बस यही कह सकती हूँ दैट यू ऑल हैव माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, और उन माइल्स में आई एम श्योर कई सारे लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम आपसे भी लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका आप फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम ट्विटर और फेसबुक पर हाजिर हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार, टेक केयर।